स्टार्ट करते हैं चैप्टर दैट इज ब्रांच अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सपेक्टेड होता है कि इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है फाइनल। ठीक है, कुछ आइडिया व्हाट इज अ ब्रांच लिख देता हूँ। एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट, मतलब उसका मेन जो वर्किंग यूनिट है वो डिफरेंट है, उसके अलावा उसने और वर्किंग यूनिट्स खोले हैं एट अ डिफरेंट प्लेस दैन द गिवन हेड ऑफिस। ठीक है, तो हर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या हर ऐसी एक्सटेंशन को हम क्या बोल देते हैं, ब्रांच बोल देते हैं। ठीक है, तो ब्रांच में कितनी पार्टीज हो गई? पार्टीज इन अ ब्रांच, 2 पार्टीज, कौन कौन सी? हेड ऑफिस एंड इट्स रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांच एक हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मेन 2 पार्टीज हैं, वन इज द हेड ऑफिस दैट इज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसने स्टैब्लिश किया है उस यूनिट को, दैट इज द हेड ऑफिस। वो आगे जो एक्सटेंशंस दे रहा है या प्रोवाइड कर रहा है जहां पर उसके जो बिजनेस ऑपरेशन है वो कैरी किए जा रहे हैं, तो एवरी सच एक्सटेंशन इज नोन एज अ ब्रांच। ठीक है, ब्रांच में ये 2 मेन आपके पार्टीज रहेंगी, वन इज द हेड ऑफिस एंड अदर आर द ब्रांचेस। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आता है छोटा सा कंसेप्ट, व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस एंड उसका ऑपोजिट क्या होगा, डोमेस्टिक ब्रांचेस। ठीक है, तो 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, डोमेस्टिक ब्रांचेस एंड सेकंड इज दी फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांचेस एंड दी फॉरेन ब्रांचेस। व्हाट आर दी डोमेस्टिक ब्रांचेस? within the national boundary. ठीक है, विद इन दी नेशनल बाउंड्रीज। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस हैं, तो ऐसी सारी ब्रांचेस को हम डोमेस्टिक ब्रांचेस बोल देंगे। ठीक है जी, फॉरेन ब्रांचेस क्या होंगी? आउटसाइड दी नेशनल बाउंड्रीज। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो आउटसाइड इंडिया जितनी भी ब्रांचेस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, तो एवरी सच ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ फॉरेन ब्रांच। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं, फॉरेन ब्रांचेस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और जैसे अभी इन्होंने बोला था, डोमेस्टिक ब्रांचेस फर्दर सब डिवाइड या कैटेगराइज की जाती हैं एज डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड द इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ठीक है, तो जो आपके डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं, दीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज डिपेंडेंट ब्रांचेस एंड द इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो डिपेंडेंट में कौन मेंटेन करता है? हेड ऑफिस। बिल्कुल ठीक आपने बोला। डिपेंडेंट ब्रांचेस आर सच ब्रांचेस which are dependent on the head office for each and every transaction and for the maintenance of the accounting books. ठीक है, तो डिपेंडेंट ब्रांचेस, all such branches which are dependent on the head office for every transaction and for the maintenance of accounting books. ठीक है, अगर उसने कुछ खरीदना है तो वो हेड ऑफिस खरीद के देगा, कोई खर्चे करने हैं तो हेड ऑफिस से उसका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा खर्चे के लिए, और अगर जो भी उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है वो भी हेड ऑफिस ही मेंटेन करेगा। तो ऐसी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको हम डिपेंडेंट ब्रांचेस बोल देते हैं। ठीक है, चाहे उसने पैसा खरीदने के लिए कोई एसेट खरीदना है, चाहे उसने खर्चे करने हैं, या जो भी वो सेल करेगा वो उसका पैसा भी हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देगा, और उसकी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो भी जो अकाउंटिंग बुक्स में मेंटेन करनी है वो भी सारा का सारा हेड ऑफिस अगर मेंटेन करेगा, तो ऐसी सारी ब्रांचेस हमारी डिपेंडेंट ब्रांचेस बन जाती हैं। तो इंडिपेंडेंट क्या हो जाएंगी? नॉट डिपेंडेंट अपॉन दी हेड ऑफिस, वो अपनी जो अकाउंटिंग बुक्स है वो भी खुद मेंटेन करेंगी, और जो अपनी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी खुद से इनकर करेंगे। ठीक है, तो एवरी ब्रांच या ऑल सच ब्रांचेस विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द हेड ऑफिस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग बुक्स एंड देयर ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो डिपेंडेंट का बिल्कुल ऑपोजिट हमने बोल दिया है कि अगर ऐसी कोई ब्रांच है जो अपनी ट्रांजैक्शंस भी खुद इनकर करते हैं और जो अकाउंटिंग है वो भी खुद अपने पास ही प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसी सारी ब्रांचेस हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वाला, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है विच इज द डिपेंडेंट ब्रांचेस। अगर क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें फर्दर मेथड्स आते हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, जो मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर में हमने डिस्कस करने हैं। 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज द फाइनल अकाउंट्स मेथड, डेटर सिस्टम, and third is the stock and debtor system. And third is the stock and debtor system. ठीक है, जनरली आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो स्पेसिफाई कर देता है किस मेथड से आपने उसको सॉल्व करना है। साइलेंट है, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द मेथड्स, आंसर सबसे सेम आएगा। पर अभी हम आगे प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन में क्या चीज गिवन हो तो कौन सा मेथड वहां पर आपको एक्सेप्ट करना या उसको यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डिपेंडेंट ब्रांचेस।
ठीक है, जो हमने डिस्कस किया कि डिपेंडेंट होती हैं अपने हेड ऑफिस पे फॉर एवरी ट्रांजैक्शन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। तो जो परचेजेस होंगे डिपेंडेंट ब्रांचेस की, एक बार बताएंगे वो कौन करेगा? हेड ऑफिस ही करेगा। ठीक है, तो हेड ऑफिस से गुड्स ट्रांसफर किए जाएंगे ब्रांच के पास आगे फर्दर सेल करने के। ठीक है, तो गुड्स आर ट्रांसफर्ड, मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं, गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस टू इट्स ब्रांचेस। ठीक है, डिपेंडेंट है तो अगर कोई परचेज करना है या जो भी सामान में वो ब्रांच डील करती है, उसको जो उसने बेचना है वो खुद से नहीं खरीदेगी, उस या तो उसका पैसा खरीदने के लिए हेड ऑफिस से आएगा या डायरेक्टली गुड्स ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे फ्रॉम द हेड ऑफिस टू द रिस्पेक्टिव ब्रांच। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर मेरा हेड ऑफिस है और चंडीगढ़ में मैंने एक ब्रांच खोल रखी है, तो या तो मेरी चंडीगढ़ ब्रांच मेरे से पैसे लेगी वहां पर मार्कर खरीद के बेचने के लिए, या मैं यहाँ से अपने हेड ऑफिस से मार्कर को ट्रांसफर करूंगा कि ये मैंने आपको ट्रांसफर किए हैं, इसको आपने वहां पर फर्दर बेच देना। ठीक है, तो जो गुड्स ट्रांसफर किए गए हैं, दीज कैन बी ट्रांसफर्ड आइदर एट, दो तरीके हैं ट्रांसफर करने के, कुछ आइडिया? कॉस्ट प्राइस एंड सेकंड इज दी इनवॉइस प्राइस। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा कि कॉस्ट प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है, या आपने खुद से कोई अजम्पशन नहीं यूज करनी है। ठीक है, तो जो हमने बात की है कि हेड ऑफिस अपने ब्रांच को ट्रांसफर करेगा सामान, तो ट्रांसफर दो तरीके से किया जा सकता है, आइदर एट द कॉस्ट प्राइस और द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बोला कि मैं मार्कर बनाता हूं, मेरा हेड ऑफिस यहाँ पर पंचकुला में है और मैंने एक ब्रांच खोली है चंडीगढ़ में विच इज अ डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, ये मार्कर मुझे कॉस्ट करता है फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज का, तो अगर मैंने 15 रुपीज का बिल बना के ही अपने ब्रांच को चंडीगढ़ में ट्रांसफर किया है, तो सच ट्रांसफर्स एट कॉस्ट प्राइस। तो इसको लिख लेते हैं, व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड at the same price at which these are purchased by the head office। तो हेड ऑफिस ने जिस प्राइस पे भी वो सामान खरीदा है, कोई प्रॉफिट ऐड नहीं किया, एज इट इज सेम प्राइस पे अगर गुड्स ट्रांसफर कर दिए अपने ब्रांच को, तो सच ट्रांसफर्स आर एट कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होगा जी? हाँ जी उपासना? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आफ्टर एडिंग सम प्रॉफिट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 15 रुपए मुझे ये मार्कर कॉस्ट किया था, मैंने 17 रुपए का बिल बनाया और अपने ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, 2 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, तो सच ट्रांसफर आ रहा है इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड आफ्टर एडिंग सम प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट में अगर कुछ भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे तो वो वैल्यू हमारी बन जाएगी इनवॉइस प्राइस की। तो इनवॉइस प्राइस को हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्लस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए, तो फर्स्ट वाला मेथड स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज द फाइनल अकाउंट्स सिस्टम। जो भी गिवन ब्रांच है जिसका क्वेश्चन हमें दिया गया है, उस ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है एंड अ बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस इसलिए क्योंकि वो डिपेंडेंट ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट सिस्टम में एक स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ दिस मेथड all the calculations will be made at cost price। ठीक है, तो यहां कहता है कि अगर फाइनल अकाउंट सिस्टम आप अपने आंसर में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपने सारी कैलकुलेशंस कॉस्ट प्राइस बेसिस पे इंक्लूड करनी है। तो इसका मतलब है चाहे क्वेश्चन आपको इनवॉइस प्राइस की बात करता है, तो आपने क्या करना है, इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट प्राइसेस निकाल लेनी है और अपने ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में वो कॉस्ट प्राइसेस को इंक्लूड करके दिखाना। ठीक है, तो इस केस में हम इनवॉइस प्राइस को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम हमें सारी कैलकुलेशंस कॉस्ट प्राइस बेसिस पे करके दिखाएं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उससे इसको क्लियर करते हैं। चलिए, तो एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन गिवन है वो इनवॉइस प्राइस का आपको दिया गया है कि गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट अ इनवॉइस प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, होगा तो जो भी कॉस्ट प्राइस होती है उसमें हेड ऑफिस 25% प्रॉफिट ऐड करता है और अपने ब्रांच को आगे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है जी। The Chennai branch keep its own sale ledger and debits all the cash received at the head office every day। ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है कि ये क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांचेस का है। वो कहता है हेड ऑफिस सारी कैश ट्रांजैक्शन खुद ही मेंटेन करता है और जो भी कैश रेमिटेंस है या जो भी कलेक्शन है वो हेड ऑफिस में ही कर ली जाती है। तो यहाँ से पता लग जाएगा द गिवन क्वेश्चन इज
of a dependent branch. Okay जी. All expenses are paid from the head office. The transaction of the branch during the year 2014 were as follows. ठीक है, अब कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दी गई हैं. तो अभी आपने बोला कि फाइनल अकाउंट सिस्टम में हमने क्या करना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक पीएनएल अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है. तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस के बुक्स इसलिए क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांचेस की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हेड ऑफिस ही अकाउंटिंग मेंटेन करेगा. तो एक जो अकाउंट बनेगा दैट विल बी अ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, एक जो हमने अकाउंट बनाना है दैट विल बी अ ब्रांच पीएनएल अकाउंट. ठीक है, बैलेंस शीट अगर आपको एसेट लायबिलिटीज गिवन होगी तो हमें बनानी होगी. ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में सिर्फ ये दो पूछे जाते हैं. हम देख लेते हैं क्वेश्चन में अगर एसेट लायबिलिटीज गिवन होगी तो एक बैलेंस शीट भी हम प्रिपेयर कर लेंगे. ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं. डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस नेट होंगी विच इज परचेज माइनस द परचेज रिटर्न. ओके, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई एग्जांपल, वेजेस और इनवर्ड्स. फ्रेट अगर सिंपल बोलेंगे या फ्रेट इनवर्ड्स या कैरेज इनवर्ड्स की बात करेंगे वो चीज हो जाएगी. ठीक है, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, वो सारी चीजें हो जाती हैं. क्रेडिट साइड पे नेट सेल्स माइनस द सेल्स रिटर्न एंड द क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स ये सारी चीजें हैं जो हम ट्रेडिंग में इंक्लूड करते हैं. रिजल्टिंग फिगर बैलेंसिंग क्या होता है. ठीक है, टू साइड पे बैलेंसिंग आएगा तो दैट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, बाय साइड पे आएगा तो ग्रॉस लॉस. पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर हो जाएगा. उसके अलावा ऑल द इनडायरेक्ट इनकम्स एंड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट इफेक्ट. ठीक है, बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम कैलकुलेट कर देते हैं. और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है. बैलेंस शीट कहाँ पर. कैपिटल. नेट प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल एंड नेट लॉस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैपिटल. ठीक है, तो सेम वही चीजें हैं, बस यहाँ ब्रांच के ट्रांजैक्शंस हमने इंक्लूड कर रहे हैं. चलिए, ओपनिंग स्टॉक गिवन है एट इनवॉइस प्राइस गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज गिवन है ओपनिंग स्टॉक एंड दैट टू एट इनवॉइस प्राइस. तो टू साइड पर डालते हैं ओपनिंग स्टॉक. पर अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट करके लिखवाया था कि अगर हम फाइनल अकाउंट सिस्टम अप्लाई करते हैं वी हैव टू इंक्लूड ऑल द कैलकुलेशंस एट कॉस्ट प्राइस. तो आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कितनी वैल्यू है जी. 11,000 रुपीज विच इज एट इनवॉइस प्राइस. और आपको प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, जब भी ऐसा गिवन होगा कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब है प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट प्राइस. ओपनिंग स्टॉक गिवन है 11,000 विच इज एट इनवॉइस प्राइस. ठीक है, और ये प्रॉफिट दिया गया विच इज एट कॉस्ट प्राइस. अगर ये दो चीजें सेम होती तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे. अगर ये भी ओपनिंग स्टॉक 11,000 ऑफ कॉस्ट प्राइस होता, ये भी 25% ऑन कॉस्ट होता, तो दोनों कॉस्ट होते, तो आप इसके ऊपर इतना परसेंट प्रॉफिट निकाल देते और आपका प्रॉफिट का आंसर निकल जाता. अगर ये दोनों पैरामीटर्स डिफरेंट हो, ये कॉस्ट गिवन है, ये इनवॉइस प्राइस गिवन है, या ये कॉस्ट गिवन है, ये इनवॉइस प्राइस गिवन है, तो आपको इक्वेट करना होगा. डायरेक्ट कभी अप्लाई नहीं करना. आपने कैसे इक्वेट करना है. एक्स इज प्राइस पे आपको प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट पे गिवन होगा तो कॉस्ट को एक्स एज्यूम कर लेना. इनवॉइस प्राइस पे गिवन होगा प्रॉफिट तो उसको एक्स एज्यूम कर लेना. ठीक है, तो कॉस्ट पे प्रॉफिट गिवन है तो हम ले लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज. ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25% ऑफ एक्स दैट इज 0.25x. और मेरा इनवॉइस प्राइस क्या होना चाहिए 1.25x. अब ये 1.25x किसको रिप्रेजेंट करता है 11,000 को, तो वहां से x निकाल सकते हैं कि 1.25x ऑफ द इनवॉइस प्राइस शुड बी इक्वल टू 11,000. तो यहां से एक बार कैलकुलेट करना चाहिए x कितना आ जाता है. 11,000 डिवाइडेड बाय 1.25, तो 11,000 डिवाइडेड बाय 1.25 10 के उसमें 8,800 रुपीज. ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हमेशा ध्यान रखने हैं कि आपको गिवन वैल्यू क्या है और प्रॉफिट किस चीज पे गिवन है. दोनों सेम होंगे, अप्लाई द परसेंटेज प्रॉफिट. दोनों डिफरेंट है, कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस है, तो आपको इक्वेट हमेशा करना होगा. अगर क्वेश्चन उल्टा होता, अगर ये कॉस्ट प्राइस होती और ये इनवॉइस प्राइस दिया होता तो कैसे सॉल्व करते. इनवॉइस प्राइस को एक्स ले लेते. बिल्कुल ठीक आपने बोला जी. प्रॉफिट हो जाता है 0.25x और कॉस्ट हो जाती है 0.75x क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इनवॉइस प्राइस. तो 0.75x इसको रिप्रेजेंट करता, तो वहां से x और आपका रिजल्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता. ठीक है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है दैट इज इक्वल टू 8,800. तो हम ओपनिंग स्टॉक 8,800 पे डालेंगे अपने अकाउंट में
हमने 11,000 से ये एंट्री नहीं डालनी। ठीक है जी, चलिए अगली ट्रांजैक्शन पढ़िए जी, क्या है? डेटर्स। डेटर्स आपको गिवन है, क्या ट्रेडिंग पीएनएल में कहीं आते हैं डेटर्स? कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट एसेट साइड पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो एक एसेट आपको दिया गया है डेटर्स, आगे चेक करते हैं और एसेट से लायबिलिटीज हैं, अगर होंगे तो इसको बैलेंस शीट बना के एसेट साइड पे इंक्लूड करके दिखाते हैं। पेडी कैश गिवन है, कैश बैलेंस है। पेडी कैश या नॉर्मल कैश, डिफरेंस पता है? पेडी कैश में, पेडी कैश क्या होता है? रूटीन छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी के खर्चों के लिए जो कैश होता है उसको पेडी कैश बोल देते हैं। और नॉर्मल जो आपका कैश बैलेंस है दैट इज दी नॉर्मल कैश अकाउंट। ठीक है, तो पेडी कैश का बैलेंस आपको दिया गया है एसेट, पेडी कैश हो या नॉर्मल कैश हो, है तो आपका कैश बैलेंस ही है, तो ये भी बैलेंस शीट एसेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर बैलेंस शीट हमें बनानी होगी। ओके जी, आगे कैश की सेल्स आपको गिवन है एंड क्रेडिट की सेल्स आपको दी गई है। क्या ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में इंक्लूड की जाती हैं कैश एंड क्रेडिट सेल्स? ट्रेडिंग में आती हैं, बाय साइड पे कैश आती है, क्रेडिट आती है, दोनों आती हैं, दोनों आती हैं। हम तो टोटल सेल्स की बात कर रहे हैं, नेट सेल्स विच इज टोटल सेल्स माइनस दी सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर बाय सेल्स लिखते हैं, इसमें कैश सेल्स भी डाल देते हैं। कितनी वैल्यू है जी? 2650। ठीक है, इंटरनल कॉलम में लिख लेना, हो सकता है रिटर्न्स हो। क्रेडिट सेल्स कितनी है? 23,950। ठीक है, तो अभी इसको फाइनल कॉलम में नहीं लिखते, आगे चेक कर लेंगे, अगर सेल्स रिटर्न होंगी तो नेट ऑफ करके फिर फाइनली एक जगह आउटर कॉलम में लिख के दिखा दें। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैश हो या क्रेडिट हो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम टोटल सेल्स इंक्लूड करके दिखा लेते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़िए। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन से आपको क्या लगता है ये हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में, या हेड ब्रांच के लिए क्या चीज बन जाएगी? फॉर एग्जांपल मेरा हेड ऑफिस है, आप लोग ब्रांच है, तो मैंने आपको कुछ गुड्स ट्रांसफर किए हैं, तो आपके लिए वो क्या चीज है? परचेजेस है, बिल्कुल ठीक जी। तो यहाँ पर डायरेक्टली परचेजेस के नाम से नहीं दिया होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच या गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच, ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी विच रिप्रेजेंट दी परचेजेस ऑफ द ब्रांच। तो टू साइड पे आता है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, ध्यान रखना है गुड्स सेंट की बात की गई है, गुड्स रिसीव्ड की बात नहीं की है। तो यहां पर गुड्स सेंट गिवन है या गुड्स रिसीव्ड गिवन है? गुड्स सेंट गिवन है। ठीक है, ध्यान रखना है गुड्स सेंट है यहाँ पर, गुड्स रिसीव्ड नहीं है। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज से 10,000 एंड गुड्स इन ट्रांजिट से फॉर एग्जांपल 1,000। इसको छोड़ते हैं, पहले गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब समझते हैं। आपके अकॉर्डिंग गुड्स इन ट्रांजिट का क्या मतलब है? मतलब भेज दी पर रिसीव नहीं हुआ है, रास्ते में है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से पंचकुला से चंडीगढ़ भेज रहा था, आज भेजे, हो सकता है कोरियर आज डिलीवर नहीं हुआ और अकाउंटिंग मैंने आज ही प्रिपेयर करनी थी, तो आज के लिए मेरी तरफ से सामान भेज दिया गया है पर वो इन ट्रांजिट है, तो ऐसे सामान को हम गुड्स इन ट्रांजिट बोल देते हैं। तो मैंने बोला कि हमने सेंट की एंट्री डालनी है, गुड्स रिसीव्ड की नहीं डालनी। तो अगर क्वेश्चन में गुड्स रिसीव्ड और ये ट्रांजैक्शन गिवन है, तो आपके अकॉर्डिंग गुड्स सेंट क्या होना चाहिए है? 11,000। कि उसको 10,000 का सामान रिसीव हो गया था, 1,000 का रास्ते में है, तो हेड ऑफिस की तरफ से तो 11,000 का सामान है जो ट्रांसफर या सेंड कर दिया गया। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला है यहाँ सेंट की एंट्री डाली जाती है, रिसीव्ड की नहीं। तो अगर क्वेश्चन में रिसीव्ड गिवन है तो ध्यान रखना है, अगर ट्रांसलेट होगा तो आपने उसको ऐड करके फिर सेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। चलिए, अब ये भी चीज आपको इनवॉइस प्राइस पे गिवन है, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करके बताना क्या होगा, क्योंकि हमने सारी ट्रांजैक्शंस कॉस्ट प्राइस पर डालनी है, क्योंकि फाइनल अकाउंट सिस्टम हम इंक्लूड कर रहे हैं। 20,000 इनवॉइस प्राइस गिवन है, हाँ उसको डिवाइडेड बाय 1.25 कर दीजिए, 16,000। ठीक है, 16,000 ये हमारी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। टर्नल कॉलम में लिख लिया, अगर रिटर्न्स होंगी तो उसको माइनस करके नेट वैल्यू को यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है जी, अगली ट्रांजैक्शन पढ़िए एक बार। कलेक्शन ऑन लेजर अकाउंट्स, ये क्या चीज है, क्या समझ आता है इससे? कलेक्शन एक फर्म किससे करती है, पैसा किससे कलेक्ट किया जाता है? क्रेडिटर्स, डेटर्स। क्रेडिटर्स को तो हमने पेमेंट करनी होती है, ठीक है, डेटर्स से हम पैसा कलेक्ट करते हैं। और डेटर्स का कलेक्शन फ्रॉम लेजर अकाउंट्स, इसका मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपको दिया गया है, क्या इन दोनों में कहीं वो चीज आती है? ठीक है, वो डेटर्स का अकाउंट या कैश अकाउंट बनेगा तो वहां चली जाएगी, कैश टू डेटर्स की एंट्री है, कैश अकाउंट में बाय डेटर्स, और सॉरी टू डेटर्स और डेटर्स अकाउंट में बाय कैश, ये हम इंक्लूड करके दिखा देंगे। तो ना ही वो ट्रेडिंग से रिलेट करता है, ना ही पीएनएल से रिलेट करता है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम स्किप कर देते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़िए। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, सेल्स रिटर्न और दी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हेड ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया है, तो जब रिसीव किया था आपने बोला कि वो परचेजेस हैं, तो जब वापस करेगा तो वो परचेज रिटर्न।
यहाँ कस्टमर अगर ब्रांच को वापस करते हैं दैट इज द सेल रिटर्न। ठीक है, ब्रांच ने जिस कस्टमर को बेचा था अगर उसने आपका सामान वापस कर दिया है वो तो सेल रिटर्न है। अगर ब्रांच हेड ऑफिस को वापस करती है तो उसके लिए वो परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो यहां से रिटर्न्स माइनस कर लेते हैं और रिटर्न्स भी आपको इनवॉइस प्राइस पे गिवन है तो उसकी भी कॉस्ट प्राइस निकालिए फिर माइनस करेंगे। निकाला जी फटाफट से कॉस्ट प्राइस। सॉरी कितना बोला? 240। क्लियर है ये चीज? बैड डेट्स, बैड डेट्स आते हैं कहीं ट्रेडिंग पीएनएल में, पीएनएल में डेबिट होते हैं। ठीक है, बैड डेट्स इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, वैल्यू इज सॉरी 300 रुपीज। ठीक है, तो पीएनएल में डेबिट करके दिखा देते हैं। ओके, अलाउंसेस टू कस्टमर्स, अलाउंसेस का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर्स। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड बाय द फर्म। ठीक है, आपने अपने जो कस्टमर्स हैं जिसको सामान बेचा था तो बेचने के टाइम पे आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। एक्सपेंस इनकम या कहीं नहीं आता, डेबिट होता है। डिस्काउंट आपने दिया है तो आपके लिए वो लॉस है और लॉसेस सारे के सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो अलाउंसेस गिवन या डिस्काउंट अलाउड आप इसको बोल सकते हैं 250। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलें तो डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स होते हैं। क्रेडिट साइड पे आपके सारे इनकम्स, गेन्स और आपके लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, आगे रिटर्न इनवर्ड्स। व्हाट आर द रिटर्न इनवर्ड्स? सेल्स रिटर्न। ठीक है, जब आपने सामान आउट किया था, बेचा था, वो वापस आया है तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न आपको दी गई। कितनी वैल्यू है? 400, 500 सॉरी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखनी है, सेल्स को मत कन्वर्ट कर देना कॉस्ट प्राइस पे। सेल्स तो इंक्लूडिंग प्रॉफिट ही होंगी क्योंकि जब तक इसमें प्रॉफिट नहीं है तो जीपी या ग्रॉस लॉस वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, इसको देखना नेट ऑफ करके कितना आ जाता है। ठीक है, तो 26,100 ये हमारी नेट सेल्स की फिगर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया था, चेक भेजा गया था ब्रांच को कुछ रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस करने के लिए, जिसमें पहला एक्सपेंस क्या है? रेंट। तो रेंट आता है ट्रेडिंग में या पीएनएल में? पीएनएल में डेबिट होता है। ठीक है, रेंट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो पीएनएल में इसको डेबिट कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू? 600। ओके जी। वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट, तो इसको ट्रेडिंग में डेबिट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक जी। कितनी है वैल्यू? 200। ओके, कहां पर आएगा? सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस, पीएनएल में डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 900। Next is the closing stock at IP. क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी, तो क्लोजिंग स्टॉक बाय साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और उसको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, वो भी मुझे फटाफट से कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। 10,400। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करने के बाद वो वैल्यू आ जाती है 10,400। ओके जी, और क्या ट्रांजैक्शन गिवन? क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स का ओपनिंग पहले गिवन था, अब ये क्लोजिंग गिवन है। तो यहाँ पर डेटर्स आपने बोला था कि ट्रेडिंग में भी नहीं आते, पीएनएल में भी नहीं आते, बैलेंस शीट में कौन सा आएंगे? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग डेटर्स। ठीक है, तो साल के एंड पे जो डेटर्स हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो ओपनिंग डेटर्स इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर हम ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। क्लोजिंग डेटर्स अगर बैलेंस शीट बनाने को पूछा जाएगा तो बैलेंस शीट में इंक्लूड करके दिखा दिए जाएंगे। ठीक है जी, आगे। ठीक हो गया था, क्लोजिंग पेडी कैश आपको गिवन है इंक्लूडिंग अ मिसलेनियस इनकम ऑफ 25। ठीक है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस दोबारा से अगर बैलेंस शीट बनाने को पूछा गया होगा तो एसेट साइड पे इंक्लूड करके दिखा दें। नॉट रिमिटेड भी है, तो 25 रुपए की ऐसे इनकम है जो ब्रांच ने उसने कमाई थी, मतलब इनकम रिसीव की थी पर उसने हेड ऑफिस को ट्रांसफर नहीं किया था, तो उस इनकम की एंट्री डालनी बाकी है। तो इनकम किस साइड पर डालेंगे? क्रेडिट ऑफ द पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो बाय मिसलेनियस इनकम्स 25 रुपीज यहाँ पर हम इंक्लूड करके दिखा देते हैं। ठीक है जी, चलिए और देखिए। ठीक है, रेमिटेड या नॉट रेमिटेड वो रेलिवेंट नहीं रहेगा, जैसे इसमें नॉट रेमिटेड लिखा होता, चाहे रेमिटेड भी लिखा होता तब भी इनकम की एंट्री तो एक बार आपने डाल के दिखानी। ठीक है, तो आप कहते हैं खत्म हो गया। चलिए बैलेंस करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट देखें ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है। करना जी बैलेंस 11,740। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड पे बैलेंस शॉर्ट आ रहा है बाय 11,740, तो इसको हम डिनोट कर देंगे एज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा? बाय साइड ऑफ दी पीएनएल अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 11,740। अब इसको टोटल करते हैं तो देखें नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है। 11,765 टोटल हो जाएगा 2050, तो इसमें अगर माइनस करें 2050 कितना हो जाएगा? 9,715। तो नेट प्रॉफिट आ जाता है 9,715। ठीक है, तो टोटल मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते।
सिर्फ दो ही एसेट्स गिवन थे, एक डेटर्स का बैलेंस और कैश का बैलेंस, तो उससे हम बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे।